हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नई मानवा में। सोचिए, जिस लड़की पर हीरो बचपन से भरोसा करता था, वही अचानक मॉन्स्टर बनकर उसका गला दबाने लगे। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है, आइए जानते हैं। गाओ यांग एक ऐसा लड़का था जिसकी जिंदगी हमेशा से बहुत बोरिंग रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे ज्यादा हंगामेदार दिन शुरू होने वाला है। सबसे पहले उसका सनकी अंकल मेंटल हॉस्पिटल से भागकर सिर्फ उसे ये चेतावनी देने आया कि अब इस दुनिया में हर तरफ मॉन्स्टर है। फिर जब वो स्कूल पहुंचा तो उसकी बचपन की दोस्त वई वई, जो पहले कभी उसकी परवाह नहीं करती थी, अचानक उससे बिल्कुल अलग तरह से पेश आने लगी। उसने उससे बातें करनी शुरू कर दी और वो जितना उससे बात करती उतना ही उसके करीब आती जा रही थी। लेकिन तभी एक दूसरी खूबसूरत लड़की वहां आ गई और उसने कहा कि प्रिंसिपल उसे बुला रहे हैं। असल में ये बात झूठ थी। वो शरारती लड़की बस बाकी लोगों को बहाना बनाकर हटाना चाहती थी ताकि उसे गांव के साथ अकेले थोड़ा इंटीमेट टाइम मिल सके। पहले गांव कैसा महसूस कर रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने प्राइम में ब्रैड पिट बन गया हो। तभी जब सब कुछ अच्छा होने ही वाला था, उसकी बचपन की दोस्त वहां आ गई और दूसरी खूबसूरत लड़की वहां से चली गई। अब तक बेचारे लड़के का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। इस बार दोनों अकेले रहने के लिए पार्क चले गए ताकि कोई उन्हें बीच में डिस्टर्ब न करे। तभी अचानक न जाने कहां से एक पक्षी उड़कर आ गया और डर के मारे वई वई ने गांव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसी समय गांव को किसी अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही लड़की अपना सिर उसकी तरफ झुकाती है, मानो उसे किस करने वाली हो, अचानक वई वई एक डरावने मॉन्स्टर में बदल जाती है और अपने दोनों हाथों से गांव का गला दबाने लगती है। जिंदगी सच में दर्द है। वो मुस्कुराते हुए पागलों की तरह कहती है कि उसका दोस्त एक अवेकन्ड वन है और गांव का गला दबाते दबाते हंसती रहती है। जब ऐसा लगने लगा कि अब सब खत्म हो गया है, तभी वही रहस्यमयी चीज फिर से दिखाई देती है जो उसे तब मिली थी जब वो सिर्फ 6 साल का था। उसे अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है कि उसे उस स्टार को एक्टिवेट करना होगा। वो उस स्टार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बनी वई वई उसके गले पर अपनी पकड़ और भी कसती जाती है। वई वई कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे टुकड़ा टुकड़ा करके निकल जाना चाहती है। लेकिन हमारा एमसी काफी समझदार था। वो कहता है कि अगर उसने उसका गला इतना ज्यादा दबा दिया तो वो उसे जिंदा नहीं खा पाएगी। ये सुनकर वई वई अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देती है। बस इतना मौका काफी था। गांव तुरंत उस आइटम को एक्टिवेट कर देता है। उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुलती है और उसे अपना टैलेंट मिलता है, लक। सिस्टम बताता है कि ये एक पैसिव एबिलिटी है और वो इससे खुद कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही छोटा सा मॉन्स्टर अब खेलना छोड़कर सच में उसे खाने का फैसला करता है, अचानक उसकी पीठ पर किसी का जोरदार हमला होता है और वो हैरान होकर जमीन पर गिर जाती है। लगता है लक उतना भी बेकार नहीं था। गांव जिंदा बच गया, लेकिन वई वई नहीं। हमारे हीरो की जान बचाने वाली और उस मॉन्स्टर को मारने वाली लड़की थी चिंगलिंग। गांव उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन वो बस उसे बिना कोई सवाल पूछे सीधे घर जाने को कहती है। वो उसे एक शब्द भी और बोलने नहीं देती, जल्दी जाने के लिए कहती है और पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाकर गायब हो जाती है। असल में हमारा ये प्रोटैगनिस्ट इस रियलिटी का था ही नहीं। जब वो छोटा था तब वो एक अनाथालय में रहता था। अपने छठे जन्मदिन पर उसने बस एक ही इच्छा मांगी थी कि उसे उसके माता पिता मिल जाए। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक बिल्कुल अलग रियलिटी में था, जहां उसके माता पिता जिंदा थे और बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद उसने इस दुनिया में पूरे 12 साल बिताए। एक ऐसी दुनिया जिसमें गांव यांग की कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्य और सीक्रेट छिपे हुए थे। अपने अपार्टमेंट में बैठा गांव अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब सच था या सपना। जिस लड़की के साथ वो बचपन से बड़ा हुआ, वो एक मॉन्स्टर निकली। तभी किसी आवाज ने उसके विचारों को बीच में रोक दिया। वो फिर से चिंगलिंग थी। हमारे हीरो के मन में ढेर सारे सवाल थे, लेकिन उसने आते ही उसे चुप रहने को कहा। फिर उसने गांव को धक्का देकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। वो उससे ये भी पूछती है कि उसे कौन सा फल पसंद है और कहती है कि अब उसे पहला कदम उठाना चाहिए। गांव भी अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे साफ समझ आ चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लड़की कहती है कि अगर वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता तो किसी और के बारे में सोच सकता है। ये बात बेचारे गांव के लिए हद से ज्यादा थी। उसे पहले ही समझ आ चुका था कि वो बस उसका गार्ड नीचे करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता था कि चिंगलिंग कोई मॉन्स्टर है। इसके बावजूद वो उस ब्रूनेट लड़की को अपने से दूर धक्का दे देता है। लड़की उसकी एक खास प्रतिक्रिया नोटिस कर लेती है। फिर वो बेड से उतरती है, अपने कपड़े ठीक करती है और उसी बेड से वो चाकू निकाल लेती है जिसे उसने पहले से वहां छिपा रखा था। गांव हैरान होकर पूछता है कि क्या वो उसे मारने की कोशिश कर रही थी। चिंग समझाती है कि अगर उसने वैसा रिएक्ट नहीं किया होता तो वो सच में मर गया होता, क्योंकि मॉन्स्टर्स का कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। हमारा एमसी उसका चाकू उठाता है और उसे एहसास होता है कि वई वई और वो आदमी जिसका पीछा गली में किया जा रहा था, दोनों ही मॉन्स्टर थे। चिंगलिंग बताती है कि वई वई एक फ्यूरियस बीस्ट थी। फिर वो समझाती है कि इस दुनिया में कई तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं जो इंसानों का रूप धारण करके रहते हैं। वो गांव को कुछ दवा देती है और कहती है कि दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन उन दोनों में उन्हें देखने की क्षमता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उससे और भी सवाल पूछने ही वाला था, लेकिन तब तक वो ब्रूनेट लड़की फिर से गायब हो चुकी थी। अकेला रह जाने के बाद गांव अभी भी जो कुछ हुआ था उसे समझने की कोशिश करता रहता है। अगले दिन स्कूल में खबर फैल जाती है कि वई वई अब स्कूल नहीं आएगी। तभी चिंगलिंग वहां आती है
और गांव से पूछती है कि उस सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ आखिर क्या हुआ था। गांव समझ जाता है कि उसे ये बात सीक्रेट रखनी है, इसलिए वो भी अनजान बनने का नाटक करता है। चिंगलिंग लगातार उससे सवाल पूछती रहती है और कहती है कि उसकी दोस्त किसी की भी बात का जवाब नहीं दे रही है। गांव भी अनजान बनकर कहता है कि ये तो सच में अजीब है, क्योंकि दोनों तो साथ में घर गए थे। तभी टीचर क्लास में आती है और ऐलान करती है कि उस लड़की की हत्या हो गई है। ब्रूनेट लड़की और हमारा प्रोटैगनिस्ट दोनों ऐसे अभिनय करते हैं जैसे उन्हें कुछ भी पता ना हो। टीचर बताती है कि कुछ लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी और एक अच्छे हॉलीवुड एक्टर की तरह हमारा एमसी भी पूरी तरह टूट जाने का नाटक करता है। लेकिन इसके बावजूद लड़कों को पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है। रास्ते में हमारा प्रोटैगनिस्ट चिंगलिंग के साथ अपनी कहानी पहले से मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन मामला और भी उलझ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि गांव किस बारे में बात कर रहा है। उल्टा वो उसे धमकी देती है कि वो उसकी शिकायत पुलिस से कर देगी। ये लड़की सच में बहुत अजीब है और हमारा एमसी भी यही सोच रहा था। वो सीधे ऑफिस में घुसती है और ऑफिसर हैंग से सबसे पहले यही कहती है कि वो हमारे हीरो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती है। पुलिस वाला कहता है कि वो दोनों के बयान लेगा और सबसे पहले गांव को अंदर बुलाता है। हमारा एमसी घबरा जाता है। उसे लगता है कि चिंगलिंग सारा इल्जाम उसी पर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऑफिसर उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसके चेहरे पर लगी चोट के बारे में पूछता है। गांव जवाब देता है कि उसे एक मच्छर ने काट लिया था। पुलिस वाला उसकी बात मान लेता है। फिर वो कहता है कि उसे पता है गांव और उस सुनहरे बालों वाली लड़की के बीच अच्छे रिश्ते थे और पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती थी। गांव कहता है कि उसे तो ऐसा ही लगता था, लेकिन अब उसे खुद भी नहीं पता कि वो सब सच था या सिर्फ धोखा। ऑफिसर उससे आगे पूछता है कि वो उसके साथ घर तक गया था, तो फिर आखिरी रास्ते तक उसके साथ क्यों नहीं गया। बेचारा गांव घबराकर कहता है कि उसके घर वाले बहुत सख्त थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो उसे पूरे रास्ते घर तक छोड़ने जाए। ये पूरी तरह झूठ भी नहीं था। गांव की बात सुनकर इन्वेस्टिगेटर हुआंग को उसकी कहानी सही लगती है। फिर लड़का उदास होकर पूछता है अगर वो उसके साथ आखिर तक गया होता तो क्या वो आज भी जिंदा होती। मौका देखकर वो सिक्योरिटी कैमरों के बारे में भी पूछता है कि क्या उनमें कुछ रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन ऑफिसर बताता है कि उस समय कैमरों में किसी तरह की खराबी आ गई थी, जबकि हम जानते हैं कि इसके पीछे चिंगलिंग का हाथ था। गांव पूछता है कि क्या ये सब कुछ ज्यादा ही संयोग नहीं है। असल में वो अपने ऊपर से शक कम करने की कोशिश कर रहा था। संक्षेप में हुआंग बताता है कि फिलहाल ये मामला किसी जुनूनी प्यार में हुए मर्डर जैसा लग रहा है, लेकिन उनके पास अभी तक कोई सुराग नहीं है। ऑफिसर कहता है कि आज के लिए उसने सारे सवाल पूछ लिए हैं और गांव से कहता है कि वो अपने दुख को बाहर निकाल दे, लेकिन हमारा एमसी रोना नहीं चाहता। वो चाहता है कि इस पूरी घटना को बस एक बुरा सपना मानकर भूल जाए और मजबूत बना रहे। शायद वो अब भी ये मानना चाहता था कि वो सुनहरे बालों वाली लड़की शुरू से मॉन्स्टर नहीं थी। अब गांव के सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकती थी, चिंगलिंग। वो खुद गांव को कॉल करती है और पूछती है कि पुलिस वाले ने उससे क्या क्या पूछा। गांव भी मौका देखकर उससे शिकायत करता है कि उसने उस पर इल्जाम लगाकर हद ही कर दी थी, लेकिन बिल्कुल बिना किसी भाव के वो सिर्फ इतना कहती है, ओह तो तुम मुझसे मिल चुके हो। अब जाकर समझ आता है कि चिंगलिंग की सच में दो अलग अलग पर्सनैलिटी है, जैसे कहानी पहले से कम उलझी हुई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है, इसी वजह से वो पहले इतनी अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। चिंग बताती है कि इस दुनिया में सामान्य इंसानों की तरह जीने के लिए उसे खुद को धोखा देना पड़ता है और इसी वजह से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बन गई। गांव को अभी भी चिंगलिंग पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन चिंग कहती है कि अगर वो उस पर भरोसा नहीं करेगा तो उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में इंसानों और बीस्ट्स का अनुपात एक इंसान पर 10,000 बीस्ट्स का है। गांव कुछ भी समझ नहीं पाता। तब चिंग समझाती है कि इस दुनिया में लगभग हर कोई एक बीस्ट है और किसी दूसरे असली इंसान से मिलना बेहद दुर्लभ बात है। ये सुनकर हमारे हीरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर ये सच है तो उसे अब तक मर जाना चाहिए था। चिंग बताती है कि जो इंसान बीस्ट को देख ही नहीं सकते उन पर बीस्ट हमला नहीं करते, सिर्फ अवेकन लोगों पर हमला होता है। हालांकि ऐसा क्यों होता है ये उसे भी नहीं पता। तभी उनकी बातें सुनकर ऑफिसर हुआंग वहां आ जाता है। वो पूछता है कि दोनों किस बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने अभी बीस्ट का जिक्र क्यों किया। उस पल दोनों के मन में जो डर बैठ गया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अगर सच में ज्यादातर इंसान बीस्ट के भेष में है तो सच्चाई बता देना बहुत बड़ा खतरा था और वहां से भागना उससे भी ज्यादा खतरनाक। ऑफिसर उनकी चुप्पी से खुश नहीं होता। वो फिर से पूछता है कि आखिर वो दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। तभी चिंगलिंग, जो दोनों में ज्यादा समझदार थी, उल्टा ऑफिसर से पूछती है कि वो वहां क्या कर रहे हैं। हुआंग बताता है कि वो अभी भी केस की जांच कर रहा है, लेकिन उसके हाथ अभी तक कोई जवाब नहीं लगा है। और एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर की तरह वो फिर से पूछता है कि आखिर वो दोनों बीस की बात क्यों कर रहे थे। हालात इतने खराब हो चुके थे कि चिंगलिंग तो लड़ने के लिए भी तैयार हो गई, लेकिन तभी हमारा एमसी एक बहाना बना देता है। वो कहता है कि वो लोग एक मॉन्स्टर हंटिंग गेम की बात कर रहे थे और बस उस मरी हुई लड़की की यादें शेयर कर रहे थे। ये सुनकर ऑफिसर को तसल्ली हो जाती है। वो उनसे कहता है कि जब तक समय है वीडियो गेम्स का मजा लेते रहो। तुरंत वाला खतरा टलने के बाद चिंगलिंग गांव को बताती है कि अब सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो हुआंग एक ब्लडथर्स्टी बीस्ट है जो उनकी परीक्षा ले रहा था, या फिर वो एक लॉस्ट बीस्ट है। चिंग समझाती है कि ब्लडथर्स्ट बीस्ट बेहद हिंसक और लालची होते हैं, जबकि लॉस्ट बीस्ट सच में खुद को इंसान समझते हैं, इसलिए वो अवेकन लोगों के प्रति आक्रामक नहीं होते। अगर ऑफिसर हुआंग एक लॉस्ट बीस्ट है तो उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो ब्लडथर्स्टी बीस्ट निकला
तो वो उन्हें अकेले छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो अवेकन लोगों को खाना चाहेगा। चिंग कहती है कि अगर उनकी पहचान खुल गई तो उन्हें उसे मारना पड़ेगा। वो बार बार लोगों को मारकर सबूत छिपाना नहीं चाहती, लेकिन अगर और कोई रास्ता नहीं बचा तो यही करना पड़ेगा। अपनी छिपने की जगह से गाओ उससे पूछता है क्या उसे कभी कोई दूसरा अवेकन इंसान मिला था। चिंग बताती है कि 10 साल पहले उसे 2 और अवेकन लोग मिले थे, लेकिन दोनों की मौत हो गई। इन सारे सालों में वो हमेशा अकेली रही। इसी अकेलेपन की वजह से वो धीरे धीरे मानसिक रूप से टूट गई और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बन गई। जब ऑफिसर हुआंग अपनी ड्यूटी खत्म करके वहां से निकला तो हमारे दोनों हीरो भी अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गए और उसका पीछा करने लगे। रास्ते में चिंग गांव से पूछती है कि उसका टैलेंट क्या है। हर अवेकन इंसान के पास कोई ना कोई खास टैलेंट होता है, और गांव का टैलेंट था एक पैसिव एबिलिटी, लक। वो अपना सिस्टम खोलकर देखता है, उसमें दिखता है कि पिछले 43 घंटे जिंदा रहने की वजह से उसके पास 43 लक पॉइंट्स जमा हो चुके हैं। वो उन पॉइंट्स को अपने एट्रीब्यूट्स बढ़ाने में खर्च कर देता है, लेकिन उसे अपने अंदर कोई फर्क महसूस नहीं होता। तभी सिस्टम पूछता है क्या वो एक हिडन इंटरफेस अनलॉक करना चाहता है। गांव तुरंत हाँ कर देता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसके पास इतने लक पॉइंट्स नहीं है। तो फिर ये सवाल पूछा ही क्यों था, ये किसी को समझ नहीं आया। चिंगलिंग गांव से कहती है कि वो ऑफिसर का ध्यान अपनी तरफ लगाए, बाकी काम वो संभाल लेगी। हमारे एमसी को इस वक्त खुद पर जरा भी लक महसूस नहीं हो रहा था। वो हुआंग के पास जाता है, उसके सामने पहुंचकर अपना मास्क उतारता है और कहता है कि उसके पास केस से जुड़ा एक अहम सुराग है। ये सुनकर इन्वेस्टिगेटर की दिलचस्पी बढ़ जाती है, लेकिन वो जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा समझदार था। वो तुरंत गांव की चाल समझ जाता है। ऑफिसर अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और सीधे झाड़ियों की तरफ गोली चला देता है। फिर कहता है मुझे इतना आसान मत समझना, और यहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। चिंगलिंग झाड़ियों से छलांग लगाकर बाहर आती है और अपना हथियार निकाल लेती है। वो लगातार अपने चाकू उसकी तरफ फेंकती है। तभी ऑफिसर समझ जाता है कि उसका असली निशाना सिर्फ वही है। अगले ही पल चिंग फिर से झाड़ियों से निकलकर सीधे इन्वेस्टिगेटर पर झपटती है, लेकिन हुआंग भी इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो गोली चलाता है, हालांकि गोली सिर्फ उसे छूकर निकल जाती है। वो चिंग की तारीफ करते हुए कहता है कि लगातार 5 साल तक वो सबसे बेहतरीन निशानेबाज रहा है और अगली बार उसका निशाना नहीं चुकेगा। एक और गोली की आवाज गूंजती है, लेकिन हमारी हीरोइन हवा में पलटी मारकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से चली गोली भी बच जाती है। अब इस पर सवाल करने का कोई फायदा नहीं, बस मान लेते हैं कि वो ऐसा कर सकती है। हमारा एमसी झाड़ियों में छिपकर ये सब देख रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि चिंगलिंग मुश्किल में है। ऊपर से गोलियों की आवाज आसपास के बीस्ट को भी आकर्षित कर सकती थी। तभी हवा का रुख बदलता है और गांव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो झाड़ियों से निकलकर सीधे ऑफिसर हुआंग के सामने पहुंच जाता है। हवा का फायदा उठाते हुए वो जमीन से रेत उठाकर इन्वेस्टिगेटर की आंखों में दे मारता है। इससे चिंगलिंग को उसके करीब पहुंचने का मौका मिल जाता है। अंधा होने की वजह से हुआंग का निशाना चूक जाता है और चिंग इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो उसके बिल्कुल पास पहुंचती है और एक ही वार में उसकी पिस्टल के 2 टुकड़े कर देती है। अब उसकी तलवार सीधे हुआंग की गर्दन पर थी। तभी चिंग को एहसास होता है कि हुआंग कोई बीस्ट नहीं बल्कि एक असली इंसान है। उसे ये बात इसलिए समझ आई क्योंकि हमला होने पर हुआंग ने अपने हाथों से वार रोकने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी पिस्टल से बचाव किया। अगर वो बीस्ट होता तो उसे अपने शरीर की ताकत और मजबूती पर पूरा भरोसा होता। बिल्कुल सही, इन्वेस्टिगेटर हुआंग शुरू से ही एक अवेकन था। इसके बाद वो हमारे दोनों हीरोज को रेमन खिलाने ले जाता है। उसे राहत थी कि आखिरकार उसे 2 और अवेकन लोग मिल गए। गांव हैरान होकर पूछता है कि वो इतनी खुली जगह पर इन सब बातों को करने से डरता क्यों नहीं। इतने में गरम रेमन खाते हुए उसकी जीभ जल जाती है। फिर वो जवाब देता है कि इस दुकान का बूढ़ा मालिक एक लॉस्ट बीस्ट है। वो सिर्फ वही बातें सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और सच में ऐसा ही था। बूढ़े आदमी ने तो बस इतना ही सुना कि ऑफिसर को कुछ पीना है। अब थोड़ा आराम महसूस करते हुए गांव पूछता है क्या आज ऑफिसर उनका टेस्ट ले रहा था। हुआंग कहता है कि वो सिर्फ गांव को परख रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी गर्लफ्रेंड अभी एक अवेकन है। ये सुनते ही चिंगलिंग खाना छोड़कर तुरंत बोलती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं। इतना कहकर वो फिर से आराम से खाना खाने लगती है। बेचारा गांव। फिर पुलिस वाला गांव को कहानी की शुरुआत में मरे हुए उस मानसिक रोगी की याद दिलाता है। वो आदमी भी एक अवेकन था। उसका टैलेंट अपने जैसे दूसरे अवेकन लोगों को पहचानना था। इसी वजह से उसने वहां हंगामा कर दिया था और गार्ड ने उसे गोली मार दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लड़के की पहचान 20 के सामने उजागर न कर दे। उधर चिंगलिंग को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपना पेट भरना था। वो तो दोनों के खाने पर भी हाथ साफ करने लगी। गांव कहता है कि आज वो जरा भी सभ्य तरीके से व्यवहार नहीं कर रही है, लेकिन वो बिना कुछ बोले उसका रेमन का बाउल ही उठा लेती है और हुआंग से कहती है कि वो टैलेंट्स के बारे में आगे बताए। हुआंग बताता है कि उसका टैलेंट दूसरे लोगों के टैलेंट्स और उनके अपग्रेड्स देखने का है, लेकिन फिर वो दोनों बच्चों को अपना पहला मिशन देता है। उन्हें सबसे पहले एक खास बीस्ट को मारना होगा। वो कहता है कि अगर दोनों उसकी बातों का सही से पालन करेंगे तो वो ये काम कर सकते हैं। साथ ही वो ये चेतावनी भी देता है कि अगर कभी मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक लगे तो उसे छोड़ देना, क्योंकि उन तीनों की स्थिति एक जैसी है। सबको जानकारी भी चाहिए और बेहतर इक्विपमेंट भी। आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। आखिरकार हमारे दोनों हीरोज एक दूसरे की मदद करने पर सहमत हो जाते हैं। गांव को लगता है कि हुआंग भरोसेमंद इंसान है और जिस दुनिया में वो लोग जी रहे हैं वहां किसी भरोसेमंद इंसान का मिलना बहुत बड़ी बात थी। ऑफिसर उन्हें 3 छोटे छोटे कागज देता है और कहता है कि स्कूल की फ्री स्टडी पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें एक एक करके क्रम से पढ़ना। वहां से जाते हुए वो आखिरी बार उन्हें चेतावनी देता है अपना गार्ड कभी नीचे मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सचमुच बहुत बुरा। अगले दिन दोपहर के बाद गांव चिंगलिंग का इंतजार कर रहा था।
कुछ देर बाद वो वहां पहुंचती है। उसके हाथ में कपड़ों का एक सेट था ताकि हमारा प्रोटागोनिस्ट स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर बाहर न जाए। फिर वो बिना किसी झिझक के बीच सड़क पर ही अपने कपड़े बदलने लगती है, जैसे प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसके बाद दोनों रात के अंधेरे में साथ साथ चल पड़ते हैं। पहले नोट में लिखा था कि दोनों को पुल पर जाना है। चिंगलिंग वहां पहुंचते ही समझ जाती है कि ये जगह कपल्स के आने के लिए मशहूर है, इसलिए वो गांव के बिल्कुल पास आ जाती है ताकि दोनों आसानी से भीड़ में घुल मिल जाए। हमारे हीरो का ध्यान कुछ पल के लिए भटकता है, लेकिन वो खुद को संभालता है और उसके साथ पुल की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद चिंग कहती है कि उसे वो जगह मिल गई है, लेकिन वो काफी दूर है। वो गांव से कहती है कि उसे सहारा देकर पकड़ ले। गांव पूछता है कि कैसे? चिंग हंसते हुए कहती है, टाइटैनिक मूवी की तरह। गांव उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लेता है। चिंग अपनी केप उतारकर फेंक देती है और शिकायत करती है कि वो उसे बहुत जोर से पकड़ रहा है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो बड़ी मुश्किल से नदी के बीच से एक भारी सा संदूक बाहर खींच लेती है। उसका टैलेंट लेवल अभी कम था, इसलिए उसे गांव के सहारे की जरूरत पड़ रही थी। यानी अब टैलेंट्स के भी अलग अलग लेवल होते हैं। जब दोनों संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर एक स्नाइपर राइफल रखी होती है। गांव सिस्टम की मदद से 1 लक पॉइंट खर्च करता है और उसे उस हथियार की पूरी जानकारी मिल जाती है। लगता है हुआंग ने उनके लिए सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। संदूक को वापस नदी में फेंकने के बाद दूसरे नोट में लिखा था कि उन्हें सामने वाले मोटल में एक कमरा लेना है। कितनी सुविधाजनक बात थी। रिसेप्शन पर बैठा क्लर्क मोबाइल गेम खेल रहा था। उसने बताया कि 5वीं मंजिल पर दक्षिण की तरफ वाला सिर्फ एक ही कमरा खाली है। दोनों वही कमरा ले लेते हैं, लेकिन तभी गांव को कोई जोर से आवाज लगाता है। वो था वोंग जिकाई, गांव का अमीर दोस्त, जो चिंगलिंग के साथ उसे देखकर जलता रहता था। वो दोनों को साथ देखकर पूछता है कि आखिर वे यहां क्या कर रहे हैं। चिंग बिना समय गवाए ऐसा जवाब दे देती है कि जिकाई पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि दोनों एक कपल है। जिकाई गांव को अलग ले जाकर पूछता है, तुम लोगों की दोस्ती को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, फिर भी क्या ये सही है? गांव कहता है कि वो बाद में सब समझा देगा। चिंग उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि किसी को शक न हो। जिकाई अपने दोस्त से प्रभावित भी होता है और थोड़ा जल भी जाता है कि गांव उससे पहले किसी लड़की के करीब पहुंच गया। कुछ समझ न आने पर वो रिसेप्शनिस्ट से जबरदस्ती पता कर लेता है कि दोनों किस कमरे में रुके हैं और फिर उनके ठीक ऊपर वाला कमरा ले लेता है। जब गांव और चिंग रूम 5001 में पहुंचते हैं, चिंग कहती है कि जिकाई आगे चलकर परेशानी बन सकता है। उसने दोनों को साथ कमरा लेते हुए देख लिया है, इसलिए अब उन्हें स्कूल में भी यही दिखाना होगा कि वे एक कपल है। गांव पूछता है कि ये कैसे होगा। चिंग कहती है कि उन्हें बस इतना करना है कि लोगों को उन पर कोई शक ना हो और सीसीटीवी में भी यही दिखाई दे कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब है। कमरे में पहुंचने के बाद भी वो साफ कर देती है कि उन्हें सिर्फ अपना कवर बनाए रखना है। उधर जिकाई अपने दोस्त को मैसेज भेजता है कि अगर समय मिले तो उसके कमरे में आकर वीडियो गेम खेल ले। गांव मन ही मन सोचता है कि शायद उसके दोस्त की बात भी गलत नहीं है। तभी चिंग नहाने चली जाती है। गांव थोड़ा असहज महसूस करता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद चिंग वापस आती है। गांव घबराकर नजरें फेर लेता है। चिंग बेड पर बैठकर कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम असल में ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमें सिर्फ इतना दिखाना है कि किसी को हम पर शक न हो। ये सुनते ही बेचारा गांव राहत की सांस लेता है। चिंग धीरे से उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें इस नई दुनिया के हिसाब से जीना सीखना होगा। अगर जिंदा रहना है तो कई बार सच छिपाकर भी काम करना पड़ेगा। उस रात दोनों सिर्फ अपना कवर बनाए रखने के लिए उसी कमरे में रुकते हैं। अगली सुबह अलार्म बजता है। गांव चिंग को जगाने जाता है, लेकिन वो पहले से ही जाग चुकी होती है। अब समय था राइफल इस्तेमाल करके मिशन पूरा करने का। गांव पूछता है, हमें मारना किसे है? चिंग उसे एक फोटो देती है। नोट में हुआंग ने लिखा था कि दूसरे प्लेटफॉर्म के पास उसके साथ खड़ी महिला को निशाना बनाना है। हुआंग की पूरी योजना बेहद सोच समझकर बनाई गई थी। गांव निर्देश वाला कागज तुरंत जला देता है। चिंग फोटो में टारगेट पहचान लेती है, लेकिन जैसे ही गांव उस महिला को ध्यान से देखता है, वो चौंक जाता है। वो महिला तो खुद हुआंग की पत्नी लग रही थी। शायद उसे अपने पति के अवेकन होने का शक हो चुका था और हुआंग बिना किसी शक के खुद को बचाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। यही इस दुनिया की सच्चाई थी जिससे सबसे ज्यादा लगाव हो। कभी कभी उसी के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। ये ऐसी दुनिया थी जहां एक पल के लिए भी अपना गार्ड नीचे नहीं किया जा सकता। चिंग निशाना साधती है। सब कुछ तैयार था, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाती है, गोली अचानक खिड़की से लटक रहे जिकाई को लग जाती है। दोनों तुरंत उसे अंदर खींच लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जिकाई वहां पहुंचा कैसे। वो पहले से ही गांव से नाराज था। एक तो गांव उसे छोड़कर चिंग के साथ चला गया था, ऊपर से गेम में भी उसकी हालत खराब हो रही थी। गुस्सा शांत होने के बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरी रात नीचे वाले कमरे से उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसे अपने दोस्त पर इतना भरोसा था कि वो जानता था इतनी जल्दी गांव कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाएगा। इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला कि नीचे दोनों जरूर किसी बात को छिपा रहे हैं। सच्चाई जानने के लिए उसने खुद को बेड के पाए से रस्सी से बांधा और खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन बेचारा कोई मकड़ी तो था नहीं। उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे जा गिरा। वापस वर्तमान में गांव और चिंग बेहोश पड़े जिकाई को देखते हैं। वो अभी भी सांस ले रहा था। चिंग कहती है कि अगर वो ब्लडथर्स्टी बीस्ट हुआ तो बेहोशी में भी कभी भी बदल सकता है, इसलिए उसे खत्म करना सुरक्षित रहेगा। लेकिन गांव तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जिकाई उसे लॉस्ट बीस्ट जैसा लगता है और अगर उन्होंने उसे इसी कमरे में मार दिया
तो बाद में उस शक को छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो सच में ब्लडथर्स्टी बीस्ट निकला तो उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। चिंगलिंग गांव के हाथ में चाकू थमा देती है और कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ दो। वो कहती है कि उसकी पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब इस दुनिया का सिर्फ एक ही नियम है, या तो तुम अपने किसी करीबी को मारोगे या फिर वही तुम्हें मार देगा। गांव खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अब चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े उसे सिर्फ जिंदा रहना है। वो अपने दोस्त को आखिरी बार देखता है और मन ही मन उससे विदा लेने लगता है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दोनों पीपहोल से बाहर देखते हैं। वहां मोटल का गोलमटोल रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। वो कहता है कि वो भी एक अवेकन है और उसने यहां जो कुछ हुआ सब देख लिया है। चिंगलिंग कहती है, अगर वो बीस्ट होता तो अब तक दरवाजा तोड़ चुका होता, इसलिए दोनों उसे अंदर आने देते हैं। अंदर आते ही वो दोनों को एक तरफ हटाता है और सीधे जिकाई का इलाज करने लगता है। साथ ही खुशी से कहता है कि इतने सालों बाद उसे दूसरे अवेकन लोग मिले हैं। उसका नाम था हेन शुजुन। हालांकि उसके दोस्त उसे चबी जुन कहते थे। उसका टैलेंट था हीलिंग। चबी जुन बताता है कि उसने हर कमरे में कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन किसी गलत वजह से नहीं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बीस्ट के बारे में ज्यादा जानकारी जुटा सके। ये सुनते ही चिंगलिंग अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देती है। वो कहती है, अगर तुम्हें बीस्ट के बारे में इतना पता है तो तुमने जिकाई का इलाज क्यों किया? चबी जुन शांत होकर जवाब देता है, अगर जिकाई की मौत इसी होटल में हो जाती तो सबसे पहले शक इसी होटल पर आता। उसे लगता है कि जिकाई शायद एक लॉस्ट बीस्ट है। अगर ऐसा हुआ तो होश आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो ब्लडथर्स्टी बीस्ट निकला तो फिर सब खत्म हो जाएगा। गांव चिंग से कहता है कि उन्हें जिकाई को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त है, बल्कि इसलिए भी कि अगर उसकी लाश इसी कमरे में मिली तो उनका बनाया हुआ सारा कवर खत्म हो जाएगा। लेकिन चिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके मुताबिक एक लाश छिपाना एक जिंदा बीस्ट से निपटने से कहीं आसान है। यह सुनकर गांव उसके सामने आ जाता है। वो दूसरी तलवार से उसका हमला रोक देता है और चबी जुन से कहता है, जल्दी उसका इलाज करो। गांव अच्छी तरह जानता था अगर जिंदा रहने के लिए जरूरी हुआ तो चिंग उसे भी मार सकती है। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या मॉन्स्टर बनने से पहले उसके दोस्तों और परिवार की भावनाएं सच थी? अगर थी तो वे कभी उसके अपने लोग थे, और अगर उन्हें बचाने की जरा सी भी उम्मीद है तो वो ये जोखिम उठाना चाहता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं बदलता। चिंगलिंग गांव को जोर से लात मारती है और फिर जिकाई पर हमला करने दौड़ पड़ती है। उसी समय अचानक कमरे का दरवाजा खुल जाता है। सब लोग तुरंत जिकाई को ढकने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी नौकरानी थी जो गलती से गलत कमरे में आ गई थी। जुन कहता है कि उससे रूम नंबर गड़बड़ हो गया होगा। तभी उस बूढ़ी औरत को देखकर गांव के सिस्टम में अचानक बोनस लक पॉइंट्स का नोटिफिकेशन आता है। उसे समझ आता है कि जितना बड़ा खतरा होता है उतने ही ज्यादा लक पॉइंट्स मिलते हैं। अगले ही पल गांव समझ जाता है कि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक ब्लडथर्स्टी बीस्ट है। वो तुरंत चबी जुन को बचाने के लिए आगे कूदता है, लेकिन तभी बूढ़ी औरत उसे जोरदार वार से उड़ा देती है। वो खुशी से हंसते हुए कहती है, वाह, एक साथ 3 अवेकन मिल गए। अचानक उसकी खाल फटने लगती है। उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो हरे रंग का सींगों से भरा एक डरावना राक्षस बन जाती है। चिंगलिंग बिना देर किए उस मॉन्स्टर के सामने खड़ी हो जाती है और दोनों लड़कों से चिल्लाकर कहती है, भागो, जितनी जल्दी हो सके। वो पहला वार झेलती है, फिर उसके नुकीले पंजों से बचते हुए छलांग लगा देती है। उसकी तलवार सीधे बीस्ट के सीने में धंस जाती है, लेकिन मॉन्स्टर हंसकर कहता है, तुम अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो। अगले ही पल वो चिंग की पूरी रक्षा तोड़ देता है। अब चिंग मुश्किल में फंस चुकी थी। बीस्ट लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। गांव और चबी जुन उसे उसके पीछे मौजूद पूंछ के बारे में चेतावनी देते हैं, लेकिन हरा मॉन्स्टर उससे भी तेज निकला। एक ही झटके में चिंग का खंजर जमीन पर गिर जाता है और वो खुद भी घायल होकर नीचे गिर पड़ती है। घायल हालत में भी वो लड़कों से कहती है, भाग जाओ। लेकिन बीस्ट अपने शिकार को यूं ही जाने देने वाला नहीं था। वो लगातार हमला करता रहता है और किसी को पलटवार करने का मौका ही नहीं देता। गांव तुरंत चिंग को उसकी पूंछ के वार से धक्का देकर बचा लेता है। इसके बाद दोनों जैसे तैसे उसके हमलों से बचने लगते हैं। उधर चबी जुन डर के मारे कमरे के एक कोने में कांप रहा था। मॉन्स्टर धीरे धीरे हमारे हीरोज को पूरी तरह थका देता है। तभी गांव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बिस्तर की चादर उठाकर छलांग लगाता है और उसे सीधे बीस्ट के सिर पर डाल देता है। फिर पूरी ताकत से उसे पकड़कर रोकने की कोशिश करता है। साथ ही चिल्लाकर कहता है, जुन, जल्दी चिंग को हील करो। लेकिन चबी जुन डर के मारे जड़ हो चुका था। वो कहता है, मैं नहीं कर सकता। कुछ ही पल बाद गांव भी जमीन पर गिर जाता है और बीस्ट आसानी से चादर फाड़ देता है। अब वो चिंग को हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला था। चबी जुन तो पूरी तरह उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन गांव अब भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत के वैक्यूम क्लीनर पर पड़ती है। वो तुरंत उसका बिजली वाला तार खींचकर निकाल लेता है। फिर चिल्लाकर जुन से कहता है, जमीन पर पड़ा चाकू मेरी तरफ फेंको। जुन जैसे तैसे चाकू तक पहुंचता है और पूरी ताकत से उसे गांव की तरफ उछाल देता है। उधर हरा बीस्ट चिंग को कुचलने के लिए हाथ उठाता है। उसी समय गांव चाकू से उसके हाथ में वार कर देता है और दूसरे हाथ में खुला बिजली का तार लेकर उसे करंट देने की तैयारी करता है। लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती। तार उतना लंबा ही नहीं था कि बीस्ट तक पहुंच सके। एक बार फिर बाजी मॉन्स्टर के हाथ में चली जाती है। वो गांव को हवा में उठाकर कहता है,
ये बचकानी हरकतें बंद करो। गांव को छुड़ाने के लिए चिंगलिंग अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाती है। वो लगातार कई चाकू बीस्ट के हाथ में मार देती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ब्लड थर्स्टी बीस्ट उन्हें घूरते हुए कहता है, अब हार मान लो, लेकिन कोने में घिरे किसी घायल जानवर की तरह। हमारा एमसी मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसी समय सिस्टम उसे बताता है कि पिछले 10 मिनट से लगातार जानलेवा हालत में जिंदा रहने की वजह से अब उसके पास इतने लक पॉइंट्स हो चुके हैं कि वो हिडन पैनल अनलॉक कर सकता है। वैसे भी हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते थे, इसलिए गांव तुरंत हिडन पैनल अनलॉक कर देता है। उसे एक नया फैंटम टैलेंट मिलता है। ये टैलेंट 10 सेकंड के लिए एक फैंटम क्लोन बनाता है, जिसका 2 सेकंड तक असली दुनिया पर प्रभाव पड़ सकता है। अब आखिरकार गांव के पास एक काम की एबिलिटी थी। वो तुरंत अपना फैंटम बुलाता है। अगले ही पल उसके सामने उसका फैंटम क्लोन प्रकट हो जाता है। बिना कुछ समझाए ही फैंटम जान जाता है कि उसे क्या करना है। वो सीधे मॉन्स्टर के हाथ में फंसे खंजर की तरफ दौड़ पड़ता है। गांव के आदेश पर फैंटम खुला हुआ बिजली का तार खींचता है और खुद अपने शरीर को कंडक्टर बना देता है। अगले ही पल तेज करंट पूरे मॉन्स्टर के शरीर में दौड़ जाता है और वो अंदर से पूरी तरह झुलस जाता है। लड़ाई खत्म होते ही मॉन्स्टर के नुकीले पंजे फिर से एक झुर्रीदार बूढ़े हाथ में बदल जाते हैं और हारने के बाद वो दोबारा उसी बूढ़ी औरत के रूप में लौट आता है। चिंगलिंग गांव से कहती है, इसे खत्म कर दो। गांव अपना फैंटम वापस बुला लेता है और उस बूढ़ी औरत के हाथ से तलवार उठा लेता है। अब जब दुश्मन पूरी तरह कमजोर हो चुका था तो गांव आखिरकार एक ही वार में उसका अंत कर देता है। लड़ाई खत्म होते ही एड्रेनलिन का असर उतर जाता है और हमारा हीरो थककर वही जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद चबी जुन अपनी हीलिंग एबिलिटी से सबका इलाज करता है, जिससे उनकी हालत काफी बेहतर हो जाती है। चबी जुन वादा करता है कि जिन लोगों ने उसकी जान बचाई अब वो हमेशा उनके साथ रहेगा। वो गांव के फैंटम टैलेंट की भी जमकर तारीफ करता है। उसी समय बेहोश पड़ा जिकाई भी होश में आ जाता है। उसने पूरी लड़ाई देखी थी, लेकिन उसे लगा कि शायद वो कोई अजीब सपना देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आता कि वो डरावना जीव आखिर था क्या। फिर वो पूछता है, क्या तुम लोग सुपर हीरोज हो? तुम्हारे पास सच में पावर्स है? इतने में मरे हुए बीस्ट को देखकर जिकाई के हाथ पर अजीब से शल्क उभरने लगते हैं। इसका मतलब था वो अब लॉस्ट बीस्ट की हालत से बाहर निकलने लगा था। चबी जुन तुरंत उसे कमरे से बाहर ले जाना चाहता है। उधर चिंगलिंग भी हमला करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गांव तुरंत बीच में आ जाता है जिकाई के भ्रम को बनाए रखने के लिए। वो कहता है, हम लोग इवॉल्वर्ड ह्यूमन हैं। ये सुनकर जिकाई पूरी तरह उलझ जाता है, लेकिन उसी वजह से उसका रूपांतरण भी रुक जाता है। गांव लगातार कहानी बनाता रहता है। वो कहता है कि वे सब मॉडिफाइड सुपर हीरोज हैं जो छिपकली जैसे राक्षसों से लड़ते हैं, और जिकाई वही चुना हुआ इंसान है जिसकी शक्तियां अभी तक जागी नहीं है। जिकाई को उसकी बातों पर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन गांव उससे पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि हम वहां सिर्फ मौज मस्ती करने गए थे? अपना नाटक जारी रखते हुए वो कहता है कि उसने जानबूझकर जिकाई को सबसे दूर रखा ताकि उसकी पहचान सामने ना आए, क्योंकि वो लिजर्ड मॉन्स्टर्स बेहद खतरनाक है। जिकाई कहता है, ये सब समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इतना कहकर वो एक कोने में जाकर सोचने बैठ जाता है। गांव के बाकी साथी उसकी बनाई हुई कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन जिकाई ने तो पूरी बात सच मान ली। वो अपने दोस्त का धन्यवाद करता है कि इतने समय से वो चुपचाप उसकी रक्षा करता रहा। वो ये भी वादा करता है कि जब वो चुना हुआ योद्धा बनेगा तो कभी अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेगा। लगता है कई बार ज्यादा सीधा साधा होना भी किसी वरदान से कम नहीं होता। गांव उसे समझाता है कि वो इस बात को पूरी तरह सीक्रेट रखे और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करता रहे, क्योंकि इस समय इंसान बहुत कमजोर स्थिति में है। अब चबी जुन पूछता है, इतने बड़े हादसे के बाद इस पूरे क्राइम सीन का क्या करेंगे? कुछ देर बाद ऑफिसर हुआंग भी कमरे में पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि मिशन आखिर क्यों फेल हुआ। चबी जुन अपना परिचय देता है। फिर हुआंग जिकाई की तरफ देखकर पूछता है, ये लड़का कौन है? गांव जवाब देता है, ये हमारा साथी है, इसके सामने बात करना सुरक्षित है। हुआंग बताता है कि वो बूढ़ी औरत एक बेहद खतरनाक ब्लड बीस्ट थी। वो ताकतवर तो थी, लेकिन पहले से घायल और कमजोर भी थी। इसके साथ ही उन्हें बीस्ट की अलग अलग कैटेगरी के बारे में भी पता चलता है। कुछ किलर्स होते हैं, कुछ डिवॉरर्स और कुछ सायंस, जो 1 किलोमीटर तक मौजूद दूसरे बीस्ट को बुला सकते हैं। हुआंग कहता है, आज उनकी किस्मत अच्छी थी। फिर वो चबी जुन से पूछता है, क्या इस मोटल में और भी लोग हैं? जुन जवाब देता है, नहीं। हुआंग सबको घर लौटने के लिए कहता है और अपना कवर बनाए रखने की हिदायत देता है। फिर वो चबी जुन को समझाता है कि जो कुछ यहां हुआ है उसे छिपाने का सिर्फ एक ही तरीका है। उन्हें गैस लीक और खुले बिजली के तार की वजह से लगी आग जैसा हादसा दिखाना होगा और पूरे मोटल को आग के हवाले करना होगा। चबी जुन वहां अपनी सारी मेहनत और कमाई खो देता है, लेकिन कम से कम वो जिंदा तो था। अब समय था दोबारा स्कूल लौटने का। उधर जिकाई बड़ी मासूमियत से पूछता है, वैसे क्या तुम लोगों का कोई सीक्रेट बेस भी है? लेकिन हमारे हीरोज उससे कहते हैं कि अभी वो घर चला जाए और स्कूल के बाद उसके लिए भी एक मिशन होगा। चिंगलिंग अब तक हैरान थी। इतना सब होने के बाद भी जिकाई का रूपांतरण नहीं, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो मजाक में कहती है कि शायद ये लड़का जन्म से ही कुछ ज्यादा सीधा साधा है, लेकिन तभी दूर एक छोटी सी परछाई दिखाई देती है। उसे देखते ही चिंगलिंग तुरंत सतर्क हो जाती है। वो नारंगी बालों वाली छोटी लड़की कोई और नहीं बल्कि गांव की छोटी बहन थी। वो आते ही कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया है और अब मैं सबको बता दूंगी। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें डर था
कि कहीं वो सबसे खतरनाक कैटेगरी की सायरन बीस्ट तो नहीं, जो 1 किलोमीटर दूर तक दूसरे बीस्ट को बुला सकती है। गांव तुरंत अपना फैंटम बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे लगता है कि अब लड़की किसी भी पल अपना असली रूप दिखाएगी। लेकिन अगले ही पल सारा तनाव खत्म हो जाता है। असल में वो किसी मॉन्स्टर की वजह से गुस्से में नहीं थी। उसे तो बस इस बात पर जबरदस्त गुस्सा था कि उसके भाई ने गर्लफ्रेंड बना ली और उसे बताए बिना मोटल में भी कमरा ले लिया।